को सबरीना के पिता मानते भी हैं या नहीं। महाराष्ट्र विधानमंडल में वित्त मंत्री अजित पवार ने पेश किया बजट। देवेंद्र फडणवीस ने बजट को बताया निराशाजनक। संसद सत्र के दूसरे दिन सांसदों ने ली शपथ। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज समेत कई नेताओं ने ली शपथ। अमेरिका जाएंगे नरेंद्र मोदी। सितंबर में बराक ओबामा से होगी मोदी की मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। सुमित्रा महाजन बनेगी लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह की महाजन के नाम पर बनी सहमति। मोहसिन शेख हत्या मामले में केंद्र ने मांगी महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट। फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़के लोगों ने की थी मोहसिन की पिटाई। नमस्कार, मैं प्रशांत आगरा और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। लेकिन इस बार हम जाएंगे खबरों के सफर में, जहां पर महाराष्ट्र में आज विधानसभा में बजट सत्र पेश किया गया। और बात की जाए वित्त मंत्री अजित पवार की, तो अजित पवार ने बजट जरूर पेश किया। चौहान सरकार का यह आखिरी बजट सत्र है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ये सत्र और ये बजट काफी अहम था। और आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वही बजट पेश करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बजट को निराशाजनक बताया है। ये पराजित मानसिकता से, निराशावादी वृत्ति से पेश किया हुआ बजट है, जिसमें जनता के लिए कुछ भी नहीं है। कोई न इसमें संकल्प है, न कोई योजना है। जब बजट का भाषण हमारे अर्थमंत्री पढ़ रहे थे, उस समय बाजू बैठे हुए मुख्यमंत्री भी शायद थोड़ी थोड़ी नींद ले रहे थे। इस प्रकार का ये बजट आज यहाँ पर रखा गया है। इस बजट में राज्य को आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। राज्य औद्योगिक दृष्टि से पीछे गया है। महाराष्ट्र में 10 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, गुजरात में 12 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। और राज्य का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 4000 करोड़ का प्रोजेक्टेड है, वो 10,000 करोड़ तक जाएगा। और जबकि एफआरबीएन एक्ट के अनुसार इस साल हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 0% होना चाहिए था, लेकिन वो 4000 करोड़ रुपए तक चला गया है। तो राज्य आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हुआ है और आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। वहीं अगर बात की जाए राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की, तो पृथ्वीराज चव्हाण ने बजट पेश होने के बाद उससे जुड़ी कुछ अहम बातचीत और जानकारी मीडिया को दी। हम औद्योगिकरण के माध्यम से युवकों को हाथ काम देना चाहते हैं। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो किसी से कम नहीं है। तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है। हमारा एक समृद्ध राज्य है। सबसे ज्यादा हमारा, अगर आप देखें तो स्टेट का जो उत्पन्न है, राज्य का जो उत्पन्न है, किसी और राज्य से ज्यादा है। यूपी से 40% ज्यादा हमारा उत्पन्न है। और विशेष जो बात मैं यहाँ पे अधोरेखित करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया है, उसमें जो विकास दर दर्शाई गई है वो पिछले साल के मुकाबले कई ज्यादा है। हम अब 8.7% तक हमारी राज्य की विकास दर पहुंच गई है।
जो केंद्र सरकार की 4.7% विकास दर से कई ज्यादा है, 3% ज्यादा है। कृषि में हम आगे बढ़ रहे हैं, उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और एक दिशा है कि फिर से एक वैश्विक मंदी के वातावरण में चलते, ये ब्याज दरों की महंगी ब्याज दरों के चलते और महंगाई के चलते कुछ मंदी जरूर आई थी पिछले 2 सालों में, और विशेषकर पिछले 2 सालों में जो अतिवृष्टि हुई थी, जो फ्लडिंग हुआ था, जो सूखा पड़ा था, जो हेलस्टॉर्म हुए थे, ओले पड़े थे, उसके सब तो पीछे छोड़कर हम आगे बढ़े हैं। बहुत खर्चा करना पड़ गया, 9,000 करोड़ हमको देना पड़ गया इन सब चीजों के लिए, तो उसको पीछे छोड़कर हमने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। इस बार मैं बताना चाहूंगा कि अन्न धान्य की आंकड़े हो या रुई कपास के आंकड़े हो या दाल के आंकड़े हो, इस बार राज्य में जो पैदावार हुई है वो रिकॉर्ड पैदावार हुई। अभी तक कभी भी राज्य में इतनी पैदावार नहीं हुई थी। चावल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने राज्य को कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया है। तो ये सब दिक्कतें आते हुए भी हमने जो तंत्रज्ञान का उपयोग किया है, आईटी का उपयोग किया है, जो खाद की समस्या हो चाहे बीज की समस्या हो, जिसको जिस तरह से आपूर्ति की है, उससे कृषि में भी तरक्की हुई है। पिछले साल -1% ग्रोथ रेट था, अब की बात 4% होने की उम्मीद है। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का एहसास देने वाला है अर्थव्यवस्था। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी बजट और उसे जनता को होने वाली सुविधाओं के बारे में काफी कुछ जानकारी दी। मियान प्रोजेक्ट जसा आपल्या नागपूरला आलेला आहे, जगामध्ये नागपूर हे सेंटर पडतं, आपल्या देशामध्ये पण नागपूर हे सेंटर पडतं आणि त्याच्यामुळं इथं जर वेगवेगळी विमानं, बोईंग कंपनी असेल, इतर कुठल्या कंपन्या असतील, ती जर उद्याच्याला दुरुस्तीच्या करता तिथं आली आणि तिथं आपण विमानाचे वरचे स्पेअर पार्टचा जो टॅक्स आहे तो काढून टाकला, तर निश्चितपणे तिथल्या स्थानिकांना पण टेक्निकल जी लोक आहेत त्यांना त्याच्यातनं रोजगार निर्माण होईल आणि म्हणून पूर्णपणे तिथला टॅक्स आपण काढून टाकला। यावेळेस व्यापारी वर्गाला कर भरत असताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी येत होत्या, त्या वेगवेगळी ते मला सेल टॅक्स कमिशनरला, मुख्यमंत्र्यांना, माझ्या फायनान्सच्या काही अधिकाऱ्यांना सांगत होते। यावेळेस आम्ही त्याच्यामध्ये पण वहीं महाराष्ट्र सरकार के बजट को लेकर क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से से, आइए सुनते हैं जब उन्होंने बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे से। और ऐसी स्थिति में पहली बार महाराष्ट्र ने ये देखा कि कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है निगेटिव ग्रोथ है, ये कभी नहीं हुआ महाराष्ट्र। हालांकि आजू बाजू के सारे स्टेट में पॉजिटिव ग्रोथ है और यहाँ निगेटिव ग्रोथ है। मतलब इनके पास पैसा नहीं है, सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा न होने के कारण बिजली की कमी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, किसानों की आत्महत्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। 5 साल हो गए ओबीसी की शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप का पैसा दिया गया नहीं है। 5 साल क्या 10 साल हो गए जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको भत्ता देते सरकार तो 10 साल से मिला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के प्रशासन में 50% 50% कर्मचारियों की जगह रिक्त है क्योंकि पगार देने के लिए पैसा नहीं है। आज हर 1 तारीख को हमारे यहाँ पगार होता था, पेमेंट होता था कर्मचारियों को, गवर्नमेंट सर्वेंट का, अभी 15 तारीख को होने लग गया है। मतलब पैसे नहीं है, दिवाला निकल चुका है। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि औद्योगिक विकास जो है वो गुजरात की अपेक्षा बहुत तेज फास्ट गति से चल रहे हैं, क्या आपकी राय होगी? देखो मुख्यमंत्री जी कहते हैं पर उनके आंकड़े वाले जो हम लोगों को दी है तो महाराष्ट्र पिछड़ा हुआ है, उद्योग क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। एमओयू करते हैं, एमओयू में साइन होता है पर यूनिट खड़े नहीं होते, ऐसे महाराष्ट्र की स्थिति है। इसके अलावा बात करें तो आशाएं थी टोल का भी यहाँ पर मुद्दा उठेगा, एलबीटी का होगा, कुछ तो फैसला होगा, हुआ नहीं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, एलबीटी और टोल फ्री महाराष्ट्र करना चाहिए, हमारी विपक्ष की मांग रही है। हमारे प्रेशर भी बना रहा है हमेशा और आज मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में घोषणा करेंगे ऐसे हमारी अपेक्षा थी। पर शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों इसका श्रेय किसको लेना चाहिए, क्रेडिट किसको लेना चाहिए, इसलिए उनका संघर्ष चालू है। अगर यहाँ अजय दादा घोषणा करते हैं तो राष्ट्रवादी को श्रेय मिलता है, अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो कांग्रेस को मिलेगा और इसलिए ये रह गया। पर हमारा प्रेशर बना रहेगा और हम लोग सरकार से बार बार ये मांग करते रहेंगे कि एलबीटी मुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए। एक आखिरी सवाल दादा ऐसा होगा कि गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे आज नहीं है, वो होते तो अधिवेशन किस तरह से आज चलता? गोपीनाथ जी का ये अधिवेशन आज तो कोई ताल्लुक नहीं था, वो संसद में पार्लियामेंट में थे और हमारे मिनिस्टर भी थे। आज ये कमी हम लोगों को महसूस होती थी कि हमेशा गोपीनाथ जी मंत्री रहे न रहे, दिल्ली में सरकार में रहे न रहे, उनका एक आधार हम लोगों को हमेशा रहता था। वो न रहते हुए भी
हम लोगों को ऐसा रहता है कि गोपीनाथ जी हम लोगों को साथ में है, हम लोगों को आधार दे रहे हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इसलिए जो भी कोई अधिवेशन होता था हम जोर शोर से प्रश्न उठाने की कोशिश करते थे, उनके सपने पूरे करने की कोशिश करते थे। बहुत शुक्रिया। एकनाथ खड़से विपक्ष के नेता, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि विधानसभा में भले ही आज बजट पेश किया है सरकार ने, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की एक साजिश है। कैमरामैन मुकेश राउत के साथ धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। तो वहीं बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकार के बजट से नाखुश नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने। बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का बजट आज पेश किया गया है, क्या संतुष्ट हैं आप? देखिए, ये जो बजट है ये पराजित मानसिकता से रखा हुआ बजट है। एक प्रकार से ये सरकार मान चुकी है कि हम वापस सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि जनता के लिए कुछ नहीं है, व्यापार के लिए कुछ नहीं है, जो हमारे ढांचागत जो हमारी चीजें उसके लिए भी कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है, और कहीं पर भी वित्तीय अनुशासन हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसके अलावा टोल नाके की बात करें, मुद्दा है, एलबीटी का मुद्दा है, इसके बारे में भी कुछ बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई फैसला नहीं आया। ये मुख्यमंत्री रोज कहते थे एलबीटी दूर करेंगे, हटाएंगे। चुनाव के हारने के बाद उनको एक प्रकार से उनकी आंखें खुली थी, लेकिन अब बजट में उन्होंने वो किया नहीं है। पिछली बार के बजट की बात करें तो सेम टू सेम तुरंत वही कॉपी पेस्ट किया गया। आपको लगता नहीं कि क्या वो कॉपी पेस्ट भी करते तो हम मानते हैं, लेकिन उससे भी कॉन्ट्रेडिक्टरी फिगर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इस बजट में बोलने लायक, लिखने लायक, बताने लायक कुछ भी नहीं है। एक आखिरी सवाल, गोपीनाथ मुंडे साहब नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इस बजट के ऊपर? नहीं, देखिए, गोपीनाथ मुंडे जी का जाना हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सदमा है, और उस सदमे से बाहर आने में हमको समय लगेगा, लेकिन हम उनके साथ बहुत साल हमने काम किया है। तो किसी भी सिचुएशन में जब हमारे सामने ये प्रश्न आएगा कि हम कैसा निर्णय लें, तो हम यही सोचेंगे कि अगर गोपीनाथ जी होते तो कैसा निर्णय लेते, और उसी प्रकार से हम निर्णय लेंगे। बिल्कुल, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की कमी कहीं न कहीं जरूर यहाँ पर खलेगी, लेकिन फिलहाल अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो आपको बता दें कि आज के बजट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कैमरामैन मुकेश राउत के साथ धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। तो आज बजट का दिन था, बजट पेश हुआ, को विपक्ष नाखुश है लेकिन सत्ता पक्ष खुश है। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। जाइएगा मत, आप देखते रहिए लेमन न्यूज। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज समेत कई बड़े दिग्गज आला नेताओं ने आज शपथ ली। पूर्वक निर्वहन करूंगा। अहं सुषमा स्वराजः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये।
मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं रामविलास पासवान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अहम उमा भारती लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। नरेंद्र मोदी सितंबर के अंतिम सप्ताह में अमेरिका जाएंगे। विदेश नीति पर नरेंद्र मोदी शुरू से ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मोदी की ओबामा के साथ मुलाकात में कई बड़े समझौते होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस दौरे से नरेंद्र मोदी के वीजा विवाद का भी अंत हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबामा ने नरेंद्र मोदी को बधाई देने के बाद वॉशिंगटन आने का न्योता भी दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और अबू असीम आजमी, इन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि वो हिंदू अलगाववादी संगठनों को काबू में रखें। ये जब से बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों ने वोट दिया है बीजेपी को, परंतु मैं देख रहा हूं कि ये फेसबुक का मामला हो या भिवंडी के अंदर गौ रक्षा के नाम पर, थाना के अंदर सुबह की जो फजर की नमाज होती है जिसकी अजान 6 बजे के पहले होती है, उसको रोकने के लिए इस तरह की चीजें चल रही हैं। और मैं ये बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस लड़का गया है, मेरा दिल कभी नहीं कहता है कि पढ़ा लिखा लड़का कभी भी इस तरह का काम करेगा कि शिवाजी महाराज के नाम पर या बाला ठाकरे या किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हिंदू हैं, उनके नाम पर इस तरह की चीजें, अपमानित करने वाली चीजें करेगा। मैं कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे पूरा भरोसा है 100% कि जब इसकी इंक्वायरी कभी होगी तो उसमें इनका नाम, मुसलमानों का नाम नहीं आ सकता। वहीं बात की जाए प्रफुल्ल पटेल की, तो प्रफुल्ल पटेल जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, उन्होंने आज राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि तारिक अनवर के लोकसभा में पहुंचने के बाद खाली हुई सीट से प्रफुल्ल पटेल को नामांकन दाखिल करवाया गया है। राज्यसभा का चुनाव 19 जून को होगा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उसके चलते काफी निराशा जरूर है, लेकिन इसी आम आदमी पार्टी की सदस्य अंजलि दमानिया जो कि नागपुर से नितिन गडकरी के सामने चुनाव लड़ी थी और जिसमें वो हार चुकी थी, अब अटकलें ये आ रही है कि वो पार्टी छोड़ रही है। महाराष्ट्र के नागपुर से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी अंजलि दमानिया। और हम आपको बता दें कि अंजलि दमानिया ने पार्टी की स्थायी इकाई से नाराज चल रही थी और यह हालांकि अटकलें लगाई थी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है अंजलि दमानिया से मुतल्लिक, हालांकि पहले वो नाखुश चल रही थी, पार्टी से इस्तीफा दे दी थी, लेकिन अब वो इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया है। शायद कन्विंसिंग पावर जो अरविंद केजरीवाल का है उसके तहत शायद उन्हें कन्विंस कर लिया गया है कि ये सही वक्त नहीं है, इससे पार्टी कमज़ोर हो सकती है। उन तमाम अहम बिंदुओं के ऊपर विचार करने के बाद एक बार फिर अंजलि दमानिया ने लोकसभा में करारी हार के बाद में इस्तीफा दे दिया था आम आदमी पार्टी से, लेकिन अब वापस ले लिया है। और आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर थी अंजलि दमानिया से जुड़ी, लेकिन अब बढ़ते कुछ अन्य खबरों की तरफ और बात करते हैं। अहमदनगर के लोग पानी की समस्या से वाकई बेहद परेशान है। पानी के टैंकर कभी कभी नजर आते हैं, स्थानीय नेता भी लोगों की परेशानी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसके लोगों के सामने पानी का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है और इनकी मदद के लिए अब तो कोई आगे नहीं आ रहा है।
अहमदनगर जिला यानी राजनेताओं का जिला है। महाराष्ट्र के ज्यादातर पार्टियां यहाँ पर बसी हुई है। देश में जितनी पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियां यहाँ अपना डेरा जमा चुकी है। वैसे तो अहमदनगर जिला कांग्रेस और एनसीपी का गढ़ माना जाता रहा है और जिले के सबसे खास बात यह है कि मूला और भंडादरा जैसे डैम इसी जिले का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन नियोजन के अभाव के कारण आज जिला पानी की किल्लत में फंसता जा रहा है। इसी जिले ने पिछले दिनों मराठवाड़ा की प्यास बुझाई थी, लेकिन अब इसे सूखे का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कई जगहों पर पीने के पानी की किल्लत बनती जा रही है। और इसका एक प्रमुख कारण है पीने के पानी के लिए बने तालाबों में ज्यादातर पानी का पर्कुलेशन हो जाना। तालाबों की मरम्मत करने के लिए तो सभी मंत्रीगण भी आश्वासन देते हैं, लेकिन असल में काम नहीं हो पाता। कुछ कुएं में पानी है जिस पर अब व्यापार हो रहा है। कभी मुफ्त में मिलने वाले पानी के लिए अब दाम देना पड़ रहा है। शिरडी के आसपास के 40 गांवों में पानी की भीषण समस्या निर्माण होने लगी है। यहाँ के होटलों को पानी सप्लाई करने का धंधा अब तेजी पकड़ रहा है। पिछले साल 200 रुपए में मिलने वाला पानी का एक टैंकर अब 500 रुपए में मिल रहा है। टैंकर वाले का कहना है कि उन्हें पानी महंगा मिलता है, इसलिए वो भी चढ़े भाव में बेचते हैं। पहले हम होटल वाले को 200 रुपए में पानी टैंकर देते थे, वही टैंकर अभी होटल वाले को 400 रुपए में हम दे रहे हैं। शिरडी में अकाल की वजह से पानी नहीं है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। शिरडी के आसपास जो कुएं है उसमें भी पानी नहीं है करके दूसरे जगह से पानी लाना पड़ता है करके हम होटल वाले को 400 रुपए में पानी टैंकर दे रहे हैं। वैसे तो पानी एक जीने के लिए जरूरत की चीज है, जिसे कहीं पर भी आसानी से मिलना चाहिए। लेकिन पानी विक्रेताओं की माने तो यही दिन उनके कमाने के होते हैं। फरवरी से लेकर जून तक उनको साल भर की कमाई करनी पड़ती है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इस साल वाकई पानी महंगा हुआ है, तो होटल वालों को मजबूरन पानी लेना ही पड़ता है। होटलों में पानी होगी तो ही ग्राहक निवास करेंगे, ऐसा कहना है होटल वालों का। पहले बहुत सस्ता मिलता था, 200 रुपये टैंकर से मिल सकता था, लेकिन अभी पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। कस्टमर्स लोगों के लिए पानी चाहिए, भीड़ के दिन है अभी, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसों से टैंकर खरीदना पड़ता है। कभी 400-500 रुपये भी टैंकर के लिए देना पड़ता है। पानी तो ज़रूरी है, पानी के सिवाय तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम महंगा भी हो लेकिन टैंकर तो खरीद ही करते हैं। पहले मिल जाता था 200-250 रुपये भी मिल जाता था, लेकिन अभी 400-500 रुपये भी देना पड़ता है। शायद इसके बाद वो भी अभी मिलता है, एक आधे महीने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। पानी का जो सोर्स है, पानी इधर बिल्कुल नहीं है। और शिरडी एक धार्मिक स्थल है, शिरडी के लिए बहुत हमसे कस्टमर आता है, शाही भक्त आता है। शाही भक्त के लिए पानी की बहुत ज़रूरी है और इधर पानी का समस्या बहुत कठिन है। और एक पानी के बारे में थोड़ा, इधर पहले 200 रुपये में जो टैंकर लेना था अभी 400 रुपये लेना पड़ता है। शाही को भक्त जो पानी के लिए पानी नहीं मिलता, तो पानी जरूरी है। एक टाइम खाना नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन पानी होना। पानी एक ईश्वर का वरदान है जिसे भगवान ने मुफ्त प्रदान किया है, लेकिन इंसान की सोच और लालच ने इसके दाम लगा दिए हैं। कहते हैं सब कुछ बिकता है, लेकिन सही वक्त होना चाहिए। इसी तरह आज पानी बिक रहा है और चढ़े भाव में। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक हो रहे अपराध की वजह से उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी की नेता बाबूलाल गौड़ अखिलेश सरकार के बचाव में उतर आए हैं। गौड़ ने बलात्कार की घटनाओं पर विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि बलात्कार की घटना रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि आरोपी कभी बताकर वारदात को अंजाम नहीं देते। हम किसी की बराबरी नहीं कर रहे हैं, ये एक विकृति है मनुष्य की। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना हो उसके लिए, हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, तो एकांत में होता है।
अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल क्राइम है, जो व्यक्ति और महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है। अब जब तक शिकायत नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता। तो वो है, तो इसके लिए मुलायम सिंह जी या अभिलेष जी या ये क्या करेंगे बेचारे? मध्य प्रदेश पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, हम उनके आरोप लगाने, मैं उन पे आरोप लगाऊं तो क्या होना है? आरोप लगाने से कुछ समस्या यार कौन है? और बात करेंगे पूरे में फेसबुक विवादों को लेकर हुई मोहसिन शेख हत्या मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मोहसिन के पिता ने अपने बेटे के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस के साथ इस मामले की जांच पुणे क्राइम ब्रांच भी कर रही है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग है। आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र सेना के तकरीबन 20 सदस्यों ने मोहसिन शेख की पीट कर हत्या कर दी। मोहम्मद सादिक है। 2 जून को मेरा लड़का मोहसिन मोहम्मद सादिक शेख को पूना के अंदर हड़पसर के इलाके में बनकर नगर कॉलोनी में जो रहता था, वहाँ पे मेरे बच्चे को बेदर्दी से मारा गया और हलाक किया गया। और मेरा बच्चा जो मेरा एक अकेला जरिया था, मेरे आमदनी का, उसको मार दिया गया और मुझे बेसहारा कर दिया गया है। और मेरे बच्चे को जो है इन आतंकवादियों ने मारा है, जो मजहब के नाम पे गन फैलाते हैं। मध्य रेलवे प्रशासन ने डैमेज की दरों में 4 गुना वृद्धि करने की वजह से ट्रेन से प्याज भेजना बंद कर दिया है, जिससे प्रतिदिन होने वाली 1680 टन प्याज की निर्यात ठप हो गई है। मनमाड़ रेलवे जंक्शन से प्याज की सप्लाई दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में होती है। माल धक्के पर जब मालगाड़ी की रैक लगाई जाती है, तब उसके निर्धारित समय पर प्याज की ढुलाई होने पर रेलवे प्रशासन व्यापारियों से तय भाड़े के अलावा प्रति घंटा डैमेज के रूप में 150 रुपये वसूल करता है, जिस वजह से व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। रेल ने जो डिमरेज के चार्जेस रहते हैं, हॉल्टिंग चार्जेस, ये जो पहले 100 रुपया घंटा था, बाद में 150 रुपया घंटा किया था। वो 150 रुपये घंटे का पहले 4 घंटे को 150 रुपये रखा, लेकिन उसके बाद 5वें घंटे के बाद उन्होंने 300 रुपया किया, और उसके बाद और 12 घंटे के बाद 450, और उसके बाद में 600 रुपया प्रति घंटा शुरू से डिमरेज चार्जेस उन्होंने लागू किया। इसलिए हम लोगों ने प्याज का रेल द्वारा भेजना बंद कर दिया। रेल से जो प्याज जा रहा था उसमें और ट्रक द्वारा जाने में प्याज ग्राहकों को 2 से 3 रुपये के। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेता